गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे भी होंगे और जीत और मेहनत भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेट 4 के प्रश्नों पर आज आपके बीच डिस्कशन आरंभ करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक वायर गेज यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के खांचों में जो हम बिना इंसुलेशन वाला बेयर कंडक्टर डालते हैं। बेयर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिस पर आपका इंसुलेशन का कवर क्या होता है, इंसुलेशन का कवर नहीं चढ़ा हुआ होता है। समझ गए क्या होता है, इंसुलेशन का कवर चढ़ा हुआ नहीं रहता है। अब इसमें हम लोगों को ध्यान ये देना है साथियों कि जब इसमें इंसुलेशन का कवर चढ़ा नहीं होता है तो नंगा तार हुआ। क्या हो गया साथियों, ये नंगा तार हुआ। अब जो हमारा नंगा तार हुआ तो नंगा तार की क्या खासियत है जरा देख लीजिए। नंगा तार आपका बिना इंसुलेशन का तार है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG हमारा होता है, यह गोलाकार होता है, ठीक है। और इसमें इस तरह से छिद्र बने होते हैं चारों तरफ और इस छिद्र का नंबरिंग होता है 0 से लेकर के 36 तक, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 से 36 तक का नंबर होता है और इसी में हम लोग बेयर कंडक्टर को पुट करते हैं, घुसाने का प्रयास करते हैं। मतलब यह ना ढीला होना चाहिए ना टाइट होना चाहिए, स्मूथली आपके जिस वाले सेक्शन में यह अटैच हो जाए, ध्यान रखिएगा, स्मूथली जिस सेक्शन में अटैच हो जाए वही इसका एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर माना जाता है। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तार का व्यास मापने का काम करते हैं। हम इससे सीट की मोटाई, मेटल सीट की मोटाई भी मापने में सक्षम होते हैं। और आपको मैं बता दूं, SWG नंबर जितना अधिक होगा तार उतनी क्या होगी साहब, पतली होगी। तार जितनी पतली होगी, ठीक है, उतना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगी। SWG नंबर जितना कम होगा तार की मोटाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा मेरी धारा उतनी ज्यादा जाएगी। तो मेरा सही उत्तर होगा, ना ही कसा होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए, यह उस ग्रूव में प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, परफेक्ट मानी जाएगी। आइए जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं साथियों। अगला प्रश्न, ओम का नियम, बहुत ही अच्छा। ओम का नियम क्या कहता है साहब, ओम का नियम कहता है किसी धारावाही चालक के सापेक्ष यदि हमारी टेम्परेचर क्या हो जाए, नियत रहे। क्या हो जाए मेरी, टेम्परेचर नियत रहे, ताप नियत रहे। तो यदि हम ताप को कांस्टेंट रखते हैं तो इस धारावाही चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य इसके सापेक्ष सप्लाई किए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होती है। यह है हमारा ओम का नियम। और V बराबर जब हमें कांस्टेंट लेते हैं तो क्या कांस्टेंट लेते हैं, R लेते हैं। यह R आपका नियतांक है और यह नियतांक किस रूप में आया है साथियों, यह हमारे प्रतिरोध के रूप में आया है। यहीं से हम इक्वेशन निकालते हैं I बराबर V/R, यहीं से इक्वेशन निकालते हैं R बराबर V/I। ये सभी हमारा क्या है साथियों, ये सभी हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सभी हमारा क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम सही उत्तर किसे स्वीकार कर लें, जल्दी बताइएगा। V बराबर RI को हम स्वीकार कर ले। ये मेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका है साथियों, ओम के नियम का है। किसका है, ओम के नियम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब कह रहा है, ओम का नियम यह भी ध्यान रखिएगा कि सभी जगह लागू नहीं होता है। ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ लागू होता है मेरे लीनियर एलिमेंट पर, रेखीय अवयव पर, ठीक है। यानी आपका ये डायोड वगैरह पर लागू नहीं होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट पर लागू नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कार्बन रजिस्टर पर ओम का नियम लागू होता है, AC DC दोनों सर्किट में ओम का नियम लागू होता है, लेकिन शर्त है कि ओम का नियम जो है वह आपका ओनली लीनियर अवयवों पर लागू
होता है। अब है एक छोटी सी बात ये कि ओम के नियम के आधार पर जो वोल्टेज और करंट का आपस में बिहेवियर होता है, जिसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वह कैसा होता है साथियों? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। तो ओम के नियम के आधार पर हम चर्चा करें तो मेरा लीनियर होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तब ना हम V/I बराबर क्या लिखते हैं? R लिखते हैं, जहां R आपका स्लोप ऑफ द कर्व होता है, और जो भी अवयव ओम के नियम का पालन करता है वही मेरा लीनियर अवयव होता है। यह बात भी आप हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री है? तो मेरा कार्बन जो है यह रेजिस्टेंस बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक सामग्री है, और इसकी मदद से हम लोग 22 मेगा ओम तक का प्रतिरोध बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हम लोग क्या करते हैं, यह आपका कनेक्टेड टर्मिनल, इस पे ग्रेफाइट एंड कार्बन का जो बना हुआ पेस्ट होता है उसकी कंपोजिशन को अटैच करके तब प्रतिरोध के मान को हम निर्धारित करते हैं। और इसमें क्या होती है? बैंड होती हैं, 4 बैंड 6 बैंड तक की स्ट्रक्चर होती हैं, और उस बैंड के कलर के बैंड के स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसके प्रतिरोध के मान को बिना ओम मीटर के भी कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाते हैं। मेरा राइट आंसर है साहब ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। चलिए, कौन सा परीक्षण कह रहा है कि कौन सा परीक्षण हमारे केबल के भूदोष को, ध्यान रखिएगा, कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी अर्थफॉल के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो भूदोष का पता लगाने के लिए हम लोग मुर्रे लूप टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मुर्रे लूप टेस्ट। और आपको मालूम होना चाहिए यह जो टेस्ट है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, किस पर साहब? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि इसके माध्यम से, व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रतिरोध का, कौन सा प्रतिरोध साहब? मध्यम मान का प्रतिरोध। कौन सा? मध्यम मान प्रतिरोध को ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। ये जो मध्यम मान प्रतिरोध है, आप जानते हैं इसका कितना रेंज होता है? 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम के बीच होता है। क्या होता है? 1 ओम से 0.1 मेगा ओम के बीच का प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। यह जब बैलेंस होती है, जब बैलेंस होती है तो मेरे गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या होती है? 0 होती है। तब हम क्या करते हैं? आमने सामने के प्रतिरोध को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और तब जाके अननोन को निकालने में सक्षम हो जाते हैं। ये हमारी है मेन थीम इसकी। यानी बैलेंस जब होगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, चाहे मेरा मुर्रे लूप हो चाहे वर्ले लूप हो, दोनों में हम लोग क्या करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट है उसी का इस्तेमाल विशेष रूप से करने का प्रयास करते हैं। आइए विद्वान विद्यार्थियों यहां पर ध्यान देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? सिल्वर बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी बेस्ट है, लेकिन हमारा जो है सबसे कमजोर चालक कौन सा है? शुद्ध जल, प्योर वाटर। यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जेफेट में IDSS 32 मिली एम्पियर है, VGS ऑफ हमारा 0.1508 है और VGS -4.5 आपका वोल्ट दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में मेरे विद्वान साथियों जरा गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिएगा। जो यहां VGS ऑफ है ना, उसके डाटा में क्या है? थोड़ा सा यहां मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये आपका 0.150 नहीं है, यह सिर्फ आपका 8 वोल्ट है। यहां भी आपका क्या है? सिर्फ 8 वोल्ट है। ठीक है, तो आइए जरा देख लें। मेरे पास दे दिया है डाटा, IDSS का मान 32 मिली एम्पियर, जिसको आप 32 गुना 10 के पावर -3 लिखिएगा। ठीक है, फिर मेरा VGS ऑफ जो है वह आपका कितना दिया है? वह दे दिया है साथियों -8 वोल्ट। अब मेरा VGS कितना दिया है? -4.5 वोल्ट। ये डाटा
हमारा प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है, यही VGS ऑफ जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस VP के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, माइनस VP के नाम से भी जानते हैं। मेरा फॉर्मूला होता है ID बराबर, आपसे क्या पूछ रहा है साहब, वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ID। तो ID बराबर हमारा होता है साथियों, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, IDSS इंटू वन माइनस VGS बटा आपका VGS ऑफ, या आप VP लिख सकते थे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है IDSS इंटू वन माइनस VGS बाय VGS ऑफ का स्क्वायर। इसी को लिखा जा सकता है ID बराबर IDSS इंटू वन माइनस VGS बटे VP का होल स्क्वायर। अब सब डाटा को इस पर रख दीजिए, क्या कीजिए, सब डाटा को इस पर रख दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आप तो बना लिए हैं राहुल जी, वेरी नाइस। अब IDSS का मान हम लोग क्या लिख दें, 32 इंटू 10 के पावर माइनस 3 लिख दें, इंटू वन माइनस मेरा VGS कितना है, तो आपका माइनस 4.5 है, ऑफ वाला कितना है, माइनस 8 है, और इसका क्या है, स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 6.12 मिली एम्पियर मेरा मिल जाता है। तो हम उत्तर कौन सा ले लें, यहाँ 45 नहीं है, 4 दशमलव है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6.12 मिली एम्पियर मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर हम कौन सा ले लें, और ए ले लें। क्या ले लें साहब, ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि 32 इंटू 3.5/8 ना हो गया, ये कितना हो गया, 32 इंटू 8 में से 4.5 घट गया तो 3.5/8, तो 3.5/8 और उसके बाद 8 चौका 32, 4 गुना 3.5 कर लीजिए, है ना, और 10 के पावर -3 कर लीजिए, तो हमारा सिंप्लीफाई होकर वैल्यू मिल जाएगा। चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, PPE का पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो हमारे मानव शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। आपको याद होगा कोरोना का जो समय था, उस समय PPE को लेकर के कितनी मारामारी हुई थी, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी थी। इसमें क्या है, ये मानव के लिए देख लीजिए, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा है, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट है, ठीक है, हाथ बिजली से सुरक्षा के लिए हाथ दस्ताना भी लगाया हुआ है, आपके रबर के सोल वाला जूता है ना, पैरों की सुरक्षा के लिए। ठीक है साथियों, उसके बाद फिजिकल डेंजर वगैरह से बचने के लिए यहाँ स्ट्रिप बीच ने लगाया हुआ है, विस क्लॉथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विस क्लॉथ कहते हैं। लाइट वगैरह पड़ती है ना, तो इसमें स्टिकर रहता है, पूरी तरह से चमकती है, दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई आदमी वहां काम कर रहा है। तो आप वहां से आने जाने के लिए गाड़ी या कोई भी चीज जो होती है हमारी, आप अलर्ट मोड में रहेंगे, सावधानी बरतेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको चढ़ाते हुए चले जाएंगे, अगर ऐसा रहेगा तो फिर कोई भी वर्कमैन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, पब्लिक सर्विस नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, जिसको हम लोग विस क्लॉथ कहते हैं, यानी हाई विजिबिलिटी वाला ये क्लॉथ होता है। लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होती है, हमें पता चलता है समथिंग देयर विल बी ऑन वर्क। आइए आगे बढ़ते हैं। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है साहब, हमारी जो HRC फ्यूज है, इसका फ्यूजिंग घटक आप जानते हैं क्या होता है, मेरा फ्यूजिंग घटक ये होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट। क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा आपका क्या होता है, हमारी साहब फ्यूज रेटिंग। क्या होती है, फ्यूज रेटिंग, यानी कि रेटेड फ्यूज करंट, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज जो निर्धारित किया गया है, कम से कम उससे हमेशा हमारा फ्यूजिंग करंट अधिक होता है, इसलिए हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, इसका मान जो होता है 1 से तो बड़ा कंफर्म होता है। लेकिन इन केस ऑफ HRC इसका मान 1.1 होता है, और HRC का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या नाम है इसका, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। यह हमारे हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, हम घरों में इसका यूज नहीं करते। 66 kV पर
500 एमवीए तक का ब्रेकिंग कैपेसिटी इससे हम लोगों को प्राप्त होता है। 1000 एम्पियर से भी ज़्यादा करंट को कैरी करने की इसमें क्षमता होती है। रीवायरेबल नहीं होता है, अगर एक बार डैमेज हो गया तो नया ही आपको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय, तो इलेक्ट्रोड पर जब गैसों का संचय होने लगे, यानी मेरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जब गैस आपका जमा होने लगे, तो प्रायः जो गैस जमा होती है वह क्या होती हैं, हाइड्रोजन होती है। कहाँ पर साहब, हमारे सेल में प्रायः वह क्या होती हैं, हाइड्रोजन होती हैं। और ये हाइड्रोजन के जमा होने से यहाँ रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से मेरी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप यानी मेरा वोल्टेज का क्षय यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप अधिक होता है। क्या होता है, वोल्टेज का क्षय अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे मेरे सेल का वोल्टेज क्या होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, कम हो जाती है। मेरी दक्षता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सारी चीजें हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं। ये मेरे सेल में होता है, क्या कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है साथियों, मेरे सेल में होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग विध्रुवक का प्रयोग करते हैं, और यह विध्रुवक इस हाइड्रोजन को H2O में बदल देता है। ड्राई सेल में विध्रुवक के रूप में हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO3, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग विध्रुवक के रूप में कहाँ कर रहे हैं, आपका साहब इलेक्ट्रोड के लिए खास करके ड्राई सेल में कर रहे हैं। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा पोलराइजेशन। ठीक है, हाइड्रोजन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए मददगार होता है, समझे कि नहीं। अब कह रहा है फिक्स वोल्टेज चार्जर किसमें मदद कर रहा है, तो जो मेरा नियत वोल्टेज चार्जर ये फास्ट चार्जिंग होता है, ये आपका क्या है साहब, तीव्र चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए काफी मदद कर रहा है। इसका कारण क्या है, यहां पर जो होती है ना आपकी नियत यानी कांस्टेंट करंट, क्या होता है, हमारी कांस्टेंट करंट मेथड से आधा समय लगता है। क्या लगता है उससे, आधा, 1.5 यानी हाफ, आधा समय आपका लगता है। इसीलिए हम इसको फास्ट चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फास्ट या बूस्ट चार्जिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें हमें ध्यान रखना होता है, नहीं तो अब ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करिएगा ओवर चार्ज होने का भी खतरा रहता है, बैटरी की लाइफ भी हमारी स्पॉइल कर सकती है। साथ ही साथ नॉर्मल वे में भी अगर आप फास्ट चार्जर का यूज कर रहे हैं तो आपके बैटरी का जीवन काल नेचुरली क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ये भी बातें हैं। अब कह रहा है कॉर्क स्क्रू नियम, ये कॉर्क स्क्रू नियम जो है, आप वाल पर जब स्क्रू को कसते हैं तो कहा क्या गया है, जो मेरी स्क्रू अंदर सीधी जा रही है, तो जो सीधा जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, और जो आप घुमा रहे हैं वह मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी स्क्रू का कसना, तो कसने के दौरान जो हाथ ऐसे घूम रहा है, ये घूमने वाला चीज क्या है, मेरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जो भीतर धस रही है, अंदर सीधी जा रही है, तो वो सीधा जो जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो वो क्या है, मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो हम इसके माध्यम से कहीं न कहीं क्या जान पा रहे हैं साहब, इसके माध्यम से हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने में सक्षम हो रहे हैं कि हमने जो घुमाने का प्रयास किया है, टाइट करने का प्रयास किया है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। डियर फ्रेंड, चलिए अगला कह रहा है फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको हम लोग कहते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी है, इसका यूनिट होता है साहब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, मेरे टेस्ला के बराबर होता है। तो हम राइट आंसर क्या दे दें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए साहब, कह रहा है एसी में फॉर्म फैक्टर, तो मेरा एसी में फॉर्म फैक्टर को केएफ से सूचित करते हैं। यह क्या होता है साहब, मेरा आरएमएस वैल्यू बटा आपका होता है एवरेज वैल्यू। क्या होता है, आरएमएस बटा एवरेज वैल्यू। हम लोग अगर भी आरएमएस की बात करें बटा भी ए भी करें, तो ये मेरा क्या है,
ध्यान रखिएगा फॉर्म फैक्टर है और वी आर एम एस आपका वीएम बटा √2 हो गया, ये आपका 2 बटा पाई हो गया। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.707 वीएम बटा हो गया 0.637 वीएम, क्या हो गया 0.637 वीएम, वीएम कट गया 1.11। ये मेरे साइनसॉइडल ज्यावक्रीय तरंग का क्या होता है, ज्यावक्रीय तरंग का क्या होता है साहब, मेरा फॉर्म फैक्टर होता है। तो हम कौन सा उत्तर दे दें, आरएमएस और एवरेज के मान को क्या कहा जाएगा, नेचुरली हमारा फॉर्म फैक्टर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है साहब, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक साइकिल को पूरा करने में एसी को जो समय लगता है, तो एसी में एक साइकिल पूरा होने में 0 से चला, π/2 पर मैक्सिमम पॉजिटिव को अचीव किया, पाई पर फिर जाके 0 हो गया, आपका यहाँ साहब 3π/2 पर वापस नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम को अचीव किया, फिर यहाँ 0 हो गया। अब इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है एक साइकिल को पूरा करने में, तो 0 से चल करके 2π तक चला, 2π रेडियन बराबर क्या होता है 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, और इस दौरान जो समय का कंजप्शन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये टाइम पीरियड आपकी होती है, यानी एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लग रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज डियर फ्रेंड टाइम पीरियड। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारी एसी की क्या है साहब, समय अंतराल है, टाइम पीरियड है किसकी, हमारे एसी की। आइए विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए, क्या किया जाए, हमारे प्लेट के क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए, अब परावैद्युतांक को आधा किया जाए, सी बराबर आप जानते हैं एप्सिलॉन ए बटा डी, क्या होता है एप्सिलॉन ए बटा डी, एप्सिलॉन ए बटा डी होता है। ठीक है, यहां से सी भी समानुपाती एप्सिलॉन का है, और सी भी समानुपाती मेरा क्या है, प्लेट के एरिया का है। अब जरा देख लीजिएगा, हमने प्लेट के एरिया को दोगुना कर दिया है, अब परावैद्युतांक को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा जरा देख लेते हैं। अब मेरा सी का मान क्या हो गया, एप्सिलॉन बटा 2 है ना, आधा किया, और ये आपका क्या हो गया, एरिया 2a आप बटा डी, 2 से 2 कट गया, जैसा था वैसा है, दोनों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन आपका ए है। चलिए कह रहा है स्टार टू स्टार ट्रांसफॉर्मर, तो साहब जी मेरा स्टार टू स्टार ट्रांसफॉर्मर तभी सही से काम करेगा जब आपकी क्या होगी, सर्किट आपकी लोड कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी, लोड आपकी कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। अब ये बैलेंस लोड कैसे तय किया जाएगा, गौर कीजिएगा, ये बैलेंस लोड कैसे तय किया जाएगा, गौर कीजिएगा साहब। ठीक है विद्यार्थी जी, ऑफर ऑलरेडी मिला हुआ है, बुध बैच आप लेना चाहते हैं, ऑफर ऑलरेडी आज 20% का सभी कोर्सेज पर है। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जितनी भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे चल रही हैं सभी पे 20% का ऑफ है। आप जो बैच लेने की इच्छा रखते हैं वो बैच आप ले सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, कोई गुरेज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, उससे कहीं बेहतर है कि आप बूस्टर का कंप्यूटर ले लीजिए, आप बूस्टर का आप BSPS सेल ले लीजिए, ये दोनों और ज्यादा आपको फायदा पहुंचा देगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारी लोड बैलेंस्ड होती हैं तभी स्टार स्टार प्रॉपर काम करता है। और स्टार में लोड को बैलेंस होने के लिए, स्टार में लोड को बैलेंस होने के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है साथियों, स्टार में लोड को बैलेंस होने के लिए मेरे न्यूट्रल से होकर जाने वाली करंट का 0 होना आवश्यक है। मेरा फेज सीक्वेंस वह 120 डिग्री होना क्या है, आवश्यक है। उसके बाद साथियों मेरा क्या होना चाहिए, सभी फेज का जो आपका लोड है यानी ZR बराबर ZB बराबर ZY बराबर आपका Z, ये 3 बातें होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, लोड मेरी संतुलित हो तब। ठीक है, लोड मेरी संतुलित हो तब। धर्मेंद्र क्या नाम है, संजय जी। संजय जी हमारी सभी बैचेज में सभी चैप्टर्स कंप्लीट है, किसी बैच में कोई चैप्टर अधूरा नहीं है, खास करके BSPSL में तो किसी में भी एक कतरा भी बचा हुआ नहीं है। ठीक है ना,
ऐसा नहीं है कि आज चैप्टर हमारा जो बूस्टर बैच है उसको भी कंप्लीट हुए मुझे लगता है कि लगभग 1 मंथ होने जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ बूस्टर बैच को भी कंप्लीट हुए हो रहा है BSPSL बूस्टर। इसलिए इस तरह की चिंता ना करें, और ऐसे भी कंटेंट वहां दिखता है, पूरा कंटेंट जब क्लिक करेंगे तो सब वहां पर दिख रहा है, वहां से आपको पता चल जाएगा। विशेष आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर भी बात कर लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, समझ लीजिए, तब जाकर के बैच खरीदिए। ऐसा नहीं कि आप बैच खरीद लीजिए, ठीक है, आप पहले समझ लीजिए, बूझ लीजिए, सारी जानकारी एकत्रित कर लीजिए, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिए, और तब जाके संतुष्ट हो करके तब कोई स्टेप लीजिए, क्योंकि एक एक रुपया भी क्या होता है, बड़ा कीमती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा क्या हो गया, डी नंबर लोड संतुलित होगा तभी ऐसी स्थिति पैदा होगी। कौन नहीं अच्छा चालक है, नहीं अच्छा इंसुलेटर है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बीच में है, सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध है, तो जरा गौर कर लीजिएगा, यहां मेरी क्या है, कंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका आर हमारे कंडक्टर से अधिक होता है। लेकिन हम आते हैं यहां बीच में, मेरा सेमीकंडक्टर हो गया, क्या हो गया, बीच में सेमीकंडक्टर हो गया, इसका आर इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। तो इंसुलेटर से कम होता है प्रतिरोध, लेकिन कंडक्टर से अधिक होता है। इसकी चालकता भी आपकी कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से अधिक होती है। तो दोनों जगह पर यह क्या है, बीच का चीज है। क्या है साहब, दोनों जगह बीच का चीज है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनामेल वार्निश की पतली परत के साथ लेपित तांबे की तार को क्या कहा जाता है। तो एनामेल वार्निश के साथ जब आप तांबे के तार को लपेटिएगा साहब, वह निश्चित रूप से आपका क्या कहलाएगा, सुपर एनामेल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जो तार होती है वह क्या होती है, लचीली होती है, और इस पर वार्निश यदि हम लगाते हैं तो वो वार्निश भी आपका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, आपका पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी बिल्कुल आपको कंडक्टर दिखता रहता है, समझ गए कि ना, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके ऊपर कोई लेप है। लेकिन फिर भी जब आप लपेटेंगे तो कहीं न कहीं क्या स्थिति बनेगी साथियों, जब आप लपेटेंगे तो नेचुरली आप समझ लीजिएगा मेरा तार आपस में शॉर्ट नहीं होगा, और लचीला होने से यह फायदा होता है कि हमारे लिंब के ऊपर, हमारे कोर के ऊपर इसकी टाइट फिटिंग करने में हम क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। चलिए अगला है, डैश क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद स्विच की तरह काम करता है। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत हाईलाइटेड है, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था। सैचुरेशन में क्या करता है, यह बंद स्विच की भांति काम करता है। कहां पर साहब, सैचुरेशन में। अब सैचुरेशन में जब बंद स्विच की भांति काम करता है तो जरा मुझे बता दीजिए इसमें क्या स्थिति बनेगी। एमीटर कलेक्टर दोनों जंक्शन, यानी आपका एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों आपका क्या होगा, रिवर्स बायस में, दोनों आपका क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, तब जाके यह सैचुरेशन की स्थिति में काम करता है। आइए, एक्टिव रीजन जो है इसमें यह कैसा काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह। कट ऑफ में यह कैसा काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है ना, ये स्विच की तरह हो गया सैचुरेशन में। ठीक है, और आपका इन्वर्स में कोई काम ही नहीं करता है, समझे कि नहीं, इन्वर्स में कोई काम ही नहीं करता है। आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, संतृप्ति, सैचुरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे एम्पलीफायर की कपलिंग में कैपेसिटर का प्रयोग क्या है, संधारित्र का क्या प्रयोग है। तो मेरी कैपेसिटर जो होती है ना, आप जानते हैं ना, XC बराबर क्या होता है, 1/2πfc होता है। यहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी AC में क्या है, गौर कीजिएगा साहब, मेरी F यहां पर मौजूद है, यानी XC आपका क्या है, समानुपाती है मेरे F का। अगर हम DC पर बात करें तो DC में मेरा फ्रीक्वेंसी 0 होता है, मेरी XC का मान अनंत हो जाता है, यानी मेरा कैपेसिटर DC को रोकता है। क्या करता है, DC को रोकता है, और AC को क्या करता है साहब, पास कर देता है। ध्यान रखिएगा, यह DC को रोकता है और AC को साहब क्या करता है, अलाउ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं सारी वजहों से हम लोग कपलिंग के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर दीजिएगा, दिश धारा को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
साथियों आपको जानकारी दे दूं कि हमारी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए स्पेशल बैच है जिसका नाम है बूस्टर रिवीजन बैच। ट्रेड के लिए मात्र 199 में उपलब्ध है प्लेटफॉर्म पर नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, और ऑफलाइन में मात्र 1000 रुपीज में इसकी क्लासेस शाम 4 से 6 PM में लगातार चल रही है। दूसरी बैच है मेरी बेसिक साइंस और ईडी की बूस्टर रिवीजन बैच, और ये बैच भी मात्र 199 रुपए में असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए अवेलेबल है, जिसका टाइम है शाम 6 से 8:30 के बीच में। ये भी नियमित क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन में मात्र 600 में ये बैचेज आपको प्राप्त हो जाएंगी। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर 7070177240 पर ऑफिस आवर में कॉल करके हमारे अधिकारियों से बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। आगे हम लोग चर्चा करते हैं स्विच परिपथ जो यहां दिखाई गई है समान बुलियन फंक्शन के लिए। तो ये एक दूसरे का क्या है साहब, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। लेकिन इस दोनों पैरेलल के साथ ये ए आपका कैसा है, सीरीज में है। तो जब सीरीज का होता है तो सीरीज वाले कंडीशन में क्या हो जाता है, जरा गौर कीजिएगा। कौन सी कनेक्शन आपकी सीरीज की तरफ सूचित करती हैं? तो मेरा सीरीज में एंड गेट होता है, तो यहां आपका एंड गेट है। ये दोनों आपका क्या है, और गेट है। तो एंड के साथ और, एंड में आप क्या लिखते हैं जल्दी बताइएगा, ए प्लस बी लेते हैं कि ए इंटू बी लेते हैं, मुझे बताइए गौर से। सीरीज वाले में हम ए इंटू बी करते हैं, प्लस यहां पर नहीं होगा। क्या होगा साहब, ए इंटू बी होगा आपका एंड में, और में क्या होगा आपका बी प्लस सी होगा। तभी ना कोई एक भी चालू रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। क्या होगा, एक भी चालू रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। तब ए इंटू क्या हो जाएगा मेरा, ए इंटू ये दोनों का सम यानी बी प्लस सी। तो क्या उत्तर दे दीजिएगा, ए इंटू बी प्लस सी। मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है विद्वान मित्रों। डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है। आइए सरकार, दिए गए विकल्पों में अर्थिंग करने की एक समान विधि कौन सी है? तो साहब जी, अर्थ रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड, पानी के पाइप के माध्यम से भू संपर्कन, अर्थ सप्लाई। यह क्वेश्चन इतना टफ है कि आप लोग ही बता पाइएगा, बहुत ही सामान्य है। हम लोग क्या करते हैं, जिसके यहाँ चापाकल रहता है उन लोगों को देखा होगा, उसी चापाकल के पाइप में अर्थिंग का तार क्या करता है, जोड़ देता है। चापाकल वाले पाइप में ही जोड़ देता है। हमेशा उसमें क्या रहती है, नमी रहती है, पानी ऊपर नीचे आ रहा है। कभी कभी दोपहर तक के टाइम में जब सूखा रहता है चापाकल का एरिया, और हैंडल को टच करिए तो झटका भी लग जाता है कि नहीं है, झटका भी लग जाता है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। एक तरह का पाइप अर्थिंग का ही क्या है, यह प्रतिरूप है साथियों। चलिए, कह रहा दो बाइनरी नंबर ए बी का गुणनफल 11011 है, A011 है। तो देखिए ऐसे में आपको परेशान बहुत नहीं होना है। 11011 है ना, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए बहुत आसानी से। ये हमारा क्या करते हैं, टेक्निक होता है 1 2 4 आपका 8, और यहां क्या होता है 16। तो देखिए, तो किसके किसके सामने एक है, एक है 1 के सामने तो 1 ले लीजिए, 2 के सामने तो 2 ले लीजिए, 0 तो उसको छोड़ दीजिए, फिर आपका 8 है, फिर आपका 16। तो 16 10 26 1, ये टोटल आपका डेसिमल में 27 हो गया। क्या हो गया, 27 हो गया। और फिर आपका ए कितना है, 0 1 1 है, तो इसमें भी वही सेट कीजिए 1 2 4। तो जिसके सामने एक है तो 2 और 1 के सामने 1 है तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब नॉर्मली आप जानते हैं 3 से 27 में भाग करते हैं तो क्या होता है, 9 होता है, और पूरी तरह से कट जाता है। तो अब मेरा जो भागफल आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को कैसे लिखिएगा, 9 को लिखिएगा 1 2 4 8, ठीक है। तो जो लेके 9 आता है तो 8 और 1 जोड़ के 9 आता है। तो 1 के जगह पे जिसको जोड़ रहे हैं वहां 1 लीजिए, नहीं जोड़ रहे हैं 0 लीजिए, नहीं जोड़ रहे हैं 0 लीजिए, 8 को जोड़ रहे हैं 1 लीजिए। 1001 मेरा भागफल आ जाएगा।
यानी आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से छोटे तरीके से हम क्या कर सकते हैं जब भी हमको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी करना होगा, यही टेक्निक होता है 1 2 4 8 16 32 64, सीधा डबल होता जाता है। और जिसको लेना है उसी के सामने एक रखिए, या जहां जहां एक बैठ रहा है उसी को लीजिए और तब जाके उसको ऐड कीजिए। 27 यानी 9, ये तो आसान था आपके लिए। अब जब 9 आ गया तो उस 9 को फिर बाइफरकेट कर दीजिए, 1 2 4 8 में जिसको जोड़ने पर 9 होगा तो 1 और 8 को जोड़ने पर होगा उसका 1 1 लीजिए, और जिसको नहीं जोड़ना है उसमें 0 0 लेके बैठा दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से यह कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप फंसिएगा तो यही यूज कीजिएगा। अगला हमारा है वायरिंग में जो चालक है वह किस पदार्थ का होना चाहिए, बताइए। अब इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो निश्चित रूप से सिलेक्शन तो होना ही है। आइए विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन कह रहा है कि वायरिंग में जो चालक है डैश का होना चाहिए, तांबा का होना चाहिए। तांबा क्या है, मेरा बेस्ट कंडक्टर है। एप्लीकेशन के रूप में हम इसका फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं। सेकेंड पोजीशन में मेरा एल्युमिनियम आ रहा है। हालांकि सबसे बढ़िया मेरा सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर क्या है साथियों, सिल्वर महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश उपयंत्र का प्रयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। कौन सी ऐसी उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्टैंडर्ड के रूप में करते हैं, कि भाई इसको स्टैंडर्ड मान करके फिर इसका डिजाइन तय होगा, कैलिब्रेशन तय होगा, वो हमारी क्या होती हैं। तो दोस्तों याद रखना, जिस उपकरण को हम स्टैंडर्ड मान करके काम करते हैं वह उपकरण मेरा डेफिनेटली क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में, द्वितीयक के रूप में कंसीडर होता है। याद रखेंगे। और इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जो है हम लोग जो लेबोरेटरी में हमारा होता है, रिसर्च लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को स्टैंडर्ड मान करके तब हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग किसके साथ आगे बढ़ेंगे, सी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा है बाह्य खेलों के लिए, तो जो बाहर का मैदान में खेल हो रहा, प्ले हो रहा है, उस मैदान में हाई इंटेंसिटी का लाइट चाहिए, वहां पर हम लोग हैलोजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपको मालूम है हैलोजन लैंप का वाइजर किसका बना होता है, इसका वाइजर कांच का बना होता है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इससे जो लाइट प्राप्त होती है उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी अधिक होती है। यही इसका कारण है पॉपुलैरिटी का, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने का। हालांकि अब तो समय बदल गया है, अब हम लोग एलईडी वाले का ज़्यादा यूज करने लगे हैं, लेकिन जो प्रश्नों की परिचर्चा है उसके आधार पर प्रायः जो आयोग है वह कितना मान रहा है, हैलोजन को ही मान रहा है। अगर हैलोजन नहीं रहता तब हम लोग इसको लेते। 22 से लेकर के 33 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता इसकी क्या होती है, हमें प्राप्त होती है साथियों। क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। और इसमें गैस के रूप में हैलोजन फैमिली का सदस्य क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, हैलोजन रखा गया है। विद्वान मित्रों कह रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का क्या काम है। मेरे विद्वान साथियों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो साहब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करवाते हैं। संलयन में इतनी उष्मा उत्पन्न होती है जिसका नियंत्रण करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। लेकिन आप जो यहाँ पे कंट्रोल रॉड देख रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल रॉड हमारी गति को क्या करता है, धीमा करता है। और जो आपका मंदक है मॉडरेटर, देखिए कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव हमारे न्यूट्रॉन को, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव न्यूट्रॉन को, लेकिन हमारी जो मॉडरेटर है वो गति को धीमा करती है। मॉडरेटर का अर्थ ही होता है हिंदी में मंदक। ये मेरे विखंडन की अभिक्रिया के दौरान जो मेरे न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी गति को क्या करती है, स्लो डाउन करती हैं। और इसीलिए हम लोग एक मॉडरेटर फिर यूरेनियम, फिर मॉडरेटर फिर यूरेनियम, इस तरह से करते हैं ताकि नियंत्रित हमारी क्या हो जाए, मात्रा में आपका क्या प्राप्त हो, तो हमारा साहब हीट यहां पर उत्सर्जित हो, नियंत्रित मात्रा में हमारे न्यूट्रॉन्स क्या हो, न्यूक्लियस क्या हो, यहां पर डेवलप करें। इन बातों को ध्यान में रख करके हम इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड है, और मंदन करने के लिए, धीमा करने के लिए क्या है साहब, मेरा मॉडरेटर है। और मॉडरेटर के रूप में हम लोग D2O का यूज करते हैं, हम लोग ग्रे
फाइट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, मॉडरेटर के रूप में साथियों प्रयोग किया जाता है। मेरे विद्वान मित्रों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेज न्यूट्रॉनों को क्या करना, धीमा करना, तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला देख लीजिए, कोई डीसी शन जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर करंट प्रदान कर रहा है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है। चलिए साहब, ये मेरा क्या है, शंट मोटर है, सॉरी जनरेटर है। जब जनरेटर है तब तो मामला दूसरा हो जाएगा। अब यहां मेरा RSH कितना इसने कहा है, इसने कहा है 220 ओम, ठीक है। अब आपका जो कह रहा है, ये मेरा लोड इससे जुड़ा हुआ है। परिस्थिति ऐसी है साहब, लोड को जो करंट IL दे रहा है वह मेरा कितना है, 15 एम्पियर है, ठीक है। हमारी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है। आपसे पूछा है साथियों, मेरे आर्मेचर का करंट IA बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्योंकि ऐसे केस में जो मेरी IA होगी वह डेफिनेटली दो भागों में बटेगी, एक ISH और एक IL में। ऐसे सिचुएशन में मेरा IA क्या होगा, ISH अब प्लस IL में बदल जाएगा। अगर हम ISH को कैलकुलेट कर लें तो मेरा IA आराम से हमको निकल जाएगा। क्या करें, ISH को कैलकुलेट कर लें तो IA निकल जाएगा। ISH को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास रामबाण तरीका है, टर्मिनल वोल्टेज V अब बटा मेरा क्या हो जाएगा, RSH। तो मेरा मान क्या हो गया, V बटे RSH। तो V आपका क्या हो गया, 220 वोल्ट, और RSH मेरा क्या हो गया, 220 ओम। सिंप्लीफाई करने के बाद एक आपका क्या मिला, एम्पियर। क्या मिला, 1 एम्पियर। अब यहां से गौर कर लीजिए साहब, अब हम यहां से IA यदि निकालना चाहें तो ISH का मान है 1 एम्पियर, IL का मान है 15 एम्पियर, टोटल जोड़ करके कितना हो गया, 16 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, डी ले लेंगे। क्या हो गया, 16 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हम किसको ले लेंगे, डी को ले लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है विद्यार्थी जी, वेरी वेरी नाइस। आइए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर हैं, मान लीजिए ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, और इस ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके से यहाँ एक कंडक्टर, यहाँ फिर यहाँ, तो 6 कंडक्टर्स हैं। तो मतलब ये सर्किट 1 है और ये वाला भाग क्या है, सर्किट 2 है। यानी स्पष्ट है कि यह मेरी डबल सर्किट लाइन है। क्या है साहब, डबल सर्किट लाइन है। क्योंकि जब हम इतना हैवी हम टावर्स यूज कर रहे हैं तो सिंगल लाइन लेके क्या करेंगे, डबल लेके जाएंगे। मेरी कॉस्टिंग कब होगी, सस्ता बिजली देने में हम क्या होंगे, कंज्यूमर को कामयाब हो पाएंगे। आइए साहब, डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाया जाता है। तो साहब जी समांतर में चलाते हैं किसको हासिल करने के लिए, उच्च विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए। क्योंकि जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो एक अल्टरनेटर, एक जनरेटर मेरा डैमेज होता है तो हम दूसरे से काम कर लेते हैं। मेरे लोड की डिमांड बढ़ती है तो उस समय हम उसको चलाकर सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कंटिन्यूटी को हमेशा बरकरार रखते हैं। 24 घंटे का वादा किया है बिजली देने का, तो 24 घंटा हम हमेशा क्या करते हैं, बिजली आपको प्रदान करते रहते हैं। ऐसा करने से हमारा विश्वसनीयता क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, हमारी उच्च होती है। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी। नाउ शंट मोटर में फ्लक्स अस्थिर रहता है, इसलिए टॉर्क कैसा होता है। शंट मोटर में हम सब जानते हैं फ्लक्स आपकी कांस्टेंट होती है। मेरी फ्लक्स कांस्टेंट होती है तो परिणाम के रूप में मेरा स्पीड भी लगभग आपका क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। लेकिन इसमें वेरिएशन आती है आपके फंक्शनिंग के आधार पर, लोड के आधार पर हल्की सी वेरिएशन यहां पर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन पर आप सब मुझे दिशा निर्देश दें, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन पर क्या होता है, मेरा टॉर्क सीधे साहब आपके IA के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। क्या होता है, मेरा टॉर्क सीधे सीधे आपके IA का क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो मेरे सीरीज मोटर में फाई समानुपाती IA होता है, तो उसमें सैचुरेशन से पहले मेरा T समानुपाती किसके हो जाता है, IA स्क्वायर का हो जाता है, और सैचुरेशन के बाद मेरा T सिर्फ और सिर्फ IA का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या उत्तर दे दें, जरा सा बताने का कष्ट करिएगा। हम दे दें सीधे आर्मेचर धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग उत्तर कौन सा ले लेंगे, सी ले लेंगे। चलिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2 बटे I1 आपका दे दिया है।
I2/I1 आपका 2 दे दिया है। जब ये 2 दे दिया है तो हम लोगों के पास विकल्प क्या बचता है, E1/E2 करिएगा तब ना आप I2/I1 हो पाइएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे कर लें, मुझे चाहिए E1, तो E1/E2 क्या है, 100 है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, I2/I1 कितना है, I2/I1 आपका 2 है। तो यहाँ से हम लोग E1 का मान निकाल के बता दीजिए कितना हो जाएगा। E1 का मान निकाल के बता दीजिए, सीधे गुना करने दीजिए, 2 गुना 100 बराबर क्या हो गया, 200 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा देश वैसा भेष। किस स्टार्टर में 3 संकुचन और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। कह रहा किस स्टार्टर में संकुचन और 1 टाइमर यूज किया जाता है? यानी आपका कह रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर्स का यूज हम लोग करते हैं, कौन सा है? दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। बिल्कुल सही कहा साथियों, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, टाइमर का यूज करते हैं। क्योंकि ये सब में तो हम थोड़ा विश्वास कर सकते हैं कि भाई संकुचन कॉइल चलिए लगा देंगे, एक बात कह रहे हैं, लेकिन टाइमर का यहाँ कोई नीड नहीं है। ऑटोमेटिक जब ऑपरेशन होगी तभी टाइमर होगी, जो टाइमर इस बात का सूचक होगी कि भाई इस समय अंतराल में आपको इतना ही काम करना, इस समय अंतराल में इतना ही करना है। जैसे ये स्थिति बनी तो तुरंत आप ऑफ हो जाना है, संचालन का क्या करना है, बंद कर देना है। और ऐसे भी हम जानते हैं, मेरा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें स्टार जो है वह कहाँ कनेक्टेड होता है, सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे, सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे, जिसके वजह से मेरी स्टार्टिंग करंट का मान क्या होता है, कम होता है। और दूसरे नंबर पर हम डेल्टा की बात करें तो यह विशेष रूप से किस टाइम पर होती हैं, तो हमारी रनिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए होती हैं। जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ बस तुरंत आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के माध्यम से तुरंत मेरा संपर्क कहाँ हो जाए, डेल्टा में चला जाए, प्लंजर स्विच तुरंत इसको कहाँ शिफ्ट कर दे, डेल्टा में शिफ्ट कर दे। और इस तरह के स्टार्टर का प्रयोग हम लोग कौन सी मशीन में करते हैं, इस तरह के स्टार्टर का प्रयोग हम लोग साहब जी याद रखना स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं, और वह भी 3 फेज का, किसमें, 3 फेज का स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। और रेंज मेरा क्या होता है, याद रखिएगा 20 HP से अधिक, क्या होता है, 20 HP से अधिक के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। 20 HP, अरे स्टार डेल्टा है ना, तो 20 HP से अधिक कैसे हो गया? स्टार डेल्टा आपका सिर्फ कितना होगा, स्टार डेल्टा मेरा 5 HP से 20 HP तक, 5 से 20 तक। देखिए कितना होता है स्टार डेल्टा, मात्र 5 से 20 HP तक, 5 से 20 तक। 20 से ऊपर जब चला जाएगा, 20 HP से अधिक जब हो जाएगा, तब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज होगा। तब किसका होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होगा। और DOL कितना तक, 5 ही HP तक। और ये 4 पॉइंट स्टार्टर कहां पर, आपका कंपाउंड DC मोटर में, और हमारा DC संट मोटर में, और कहा DC संट मोटर में, इसी में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जीवन रक्षक प्रणाली में क्या होना अत्यंत आवश्यक है? जीवन रक्षक प्रणाली में UPS का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बिना बाधा के आपको क्या हो जाए, बिजली मिलती रहे। और UPS के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है आपका क्या साहब, हमारी बैटरी की उपलब्धता रहे। मेरा निश्चित रूप से क्या हो, बैटरी की उपलब्धता रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो जो हम परमाणु की संरचना बनाते हैं उसका केंद्र में यहाँ पर P+N इकट्ठा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों ओर की कक्षाओं में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेचारा चक्कर लगाता रहता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से व्यक्त होती है। KLMN करके हम लोग व्यक्त करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तब अगले में जाएगा। L में कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। जब इसमें 8 हो जाएगा तब अगले में जाएगा।
ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा यहाँ कितना हो सकता है, 16 हो सकता है। फिर क्या होता है, 32 होता है। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर हो गया ना जी, 8। और 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, 2 8 18, 2 8 18 32। तीसरा में देख लीजिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 9 यानी 18। तीसरा में कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। तो के में कितना होगा, 2 होगा, एल में 8 होगा, एम में 18 होगा, एन में देख लीजिए 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 8 18 32। जब एक में पूरा सेटल हो जाए तब जाके अगले में हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती हैं, शिफ्ट होती हैं, जाती हैं। उस हिसाब से कन्फिग्रेशन में हम लोग लिखने का काम करते हैं। मेरा राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों बड़े आराम से कहां बैठा रहता है, न्यूक्लियस में बैठा रहता है। इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थान पर किस तरह के प्लायर्स का यूज करेंगे, कंजस्टेड एरिया है वहां से खींच के निकालना है। तो कंजस्टेड एरिया से जब खींच के निकालेंगे तो हम लोग वहां पे लॉन्ग राउंड नोज प्लायर का यूज करेंगे, ये सब नहीं, राउंड नोज प्लायर। इससे क्या होता है, खींचने में भी आपका दरार नहीं पड़ता है और आराम से इसका नाक आगे का भाग नुकीला रहता है। बड़े आराम से हम इसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ ले जाके ऐसे पकड़ के तार को खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सुविधाजनक हमारे लिए हो जाती है। कह रहा है किस प्रकार के दीपक का यह क्या है, सिंबल है साथियों। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने जवाब दिया होगा और देंगे। ये मेरा जेनॉन फ्लैश दीप है। क्या है साहब, ये मेरा जेनॉन फ्लैश दीप है, ये ध्यान रखिएगा, जेनॉन है ना, ये क्या है, मेरी जेनॉन फ्लैश लैंप, जेनॉन फ्लैश लैंप। घर में प्रयोग नहीं करते हैं फ्लैश के लिए, स्टेज वगैरह या कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उन सारे जगहों पर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कह रहा डैश प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो आर का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का क्या होता है, हमारा जी बराबर 1/r। और हम जी का यूनिट क्या देते हैं साहब, महो देते हैं, ओम इनवर्स देते हैं, साइमन देते हैं। इस तरह से हम लोग इसके कई यूनिट्स के रूप में स्वीकार करते हैं। तो डैश प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो जवाब क्या होगा, मेरी कंडक्टेंस किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। चलिए साहब, 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है, तो हम लोग भी बराबर जानते हैं वर्क बाय चार्ज। क्या जानते हैं, वर्क बाय चार्ज। वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलाम होता है। तो क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। किसके बराबर साहब, 1 वोल्ट बराबर आपका जूल प्रति कूलम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा सी है, 1 जूल प्रति कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कुचालकों के लिए एनर्जी बैंड का हमारा क्या गैप होता है। तो कुचालक में तो मैंने आपसे चर्चा किया है, इसके बीच हमारी गैप जो होती हैं वह 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिया उसमें 3 से 6 है, तो यह भी चलेगा, क्योंकि हम कंडक्टर की अगर बात करें तो मेरे कंडक्टर में क्या होता है, मेरा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है। तो मेरा क्या होता है, कंडक्टर में दोनों आपका वैलेंस बैंड अब वो आपका साहब हमारा कंडक्शन बैंड, यह क्या करता है, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होता है। क्या होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होता है, ठीक है। तीसरा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए, चीजें आपकी मेंटेन्ड हो जाती हैं। तो मेरी राइट आंसर क्या है, 3 से 6 लेना उचित है। क्या है, 3 से 6 लेना उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कनेक्शन में प्रतिरोध के सभी टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल भी जुड़े हैं। तो किस कनेक्शन में सब पहला एक साथ, किस कनेक्शन में सब पहला एक साथ और सब दूसरा एक साथ। ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, सब प्लस एक साथ, सब माइनस एक साथ। जब ऐसा कनेक्शन आप कीजिएगा, जब ऐसा कनेक्शन आप कीजिएगा तो इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इस पैरेलल कनेक्शन में मेरी करंट क्या हो जाती है, आपका डिफरेंट हो जाती है। मेरी करंट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है।
और मेरा वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि आपकी पोलरिटी वोल्टेज की बदल नहीं रही है, ध्रुवता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथियों, अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने जरूर इसको बनाया होगा। कह रहा है 220 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के बल्ब को जलाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 और 10 के पावर -19 कूलम का आवेश है, तो प्रति सेकंड तंतु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। यानी आप सबको मालूम है P बराबर भी आई होता है, यहां से I बराबर आप P बाय भी कर सकते हैं, यानी 40 बटा आप 220 कर सकते हैं। साहब जी 4 बटा आपका क्या हो गया, 22 हो गया। 4 बटा 22, ओ 200 है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ डाटा में थोड़ा किया है हेरा फेरी, इसलिए हो सकता आप परेशान हुए होंगे। एक्चुअल में यहाँ कितना डाटा है, यहाँ 200 ही है, ठीक है ना। और ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन मिस कर दिया है, इसलिए बच्चे लोग आप लोग थोड़ा परेशान हुए होंगे, चिंता नहीं करना है। अब यहाँ जो है ना 1.25 इंटू आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर 18, 1.25 इंटू 10 के पावर 18, यहाँ हो जाएगा 1.47 इंटू 10 के पावर 18, यहाँ हो जाएगा 1.9 इंटू 10 के पावर 18, यहाँ हो जाएगा 1.7 इंटू 10 के पावर 18। ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर है, ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए जरा हम लोग देख लें, P बराबर हमारा क्या है, भी आई बराबर P बाय भी, तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, 40 बटा यहाँ 200 कर दिए, बराबर क्या हो गया 1/5 हो गया। क्या हो गया मेरा, 1/5 हो गया। अब 1/5 तो मेरी करंट मिल गई है, और आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, और Q बराबर ही N इंटू ई होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर यदि N निकालना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, Q बटा ई, यानी I इंटू टी बटा ई। I आपका क्या है 1/5 है। टाइम हमारा कितना हो गया साहब, प्रवाहित होने वाले 1 सेकेंड में, तो टाइम हम लोग क्या दे दें, 1 ही दे देते हैं। टाइम हम लोग क्या देते हैं, 1 ही दे देते हैं। और नीचे आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 1/5 गुना 1, तो यह आपका कितना हो गया, 1/5 गुना 1, तो 1/5 न हो गया। तो चलिए हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डाटा को एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है विद्यार्थी जी। चलिए जरा आगे एक बार बढ़ें, डाटा क्रॉस करने के लिए हम लोग 1 सेकेंड हम खुद से भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। आपका क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड विद्यार्थी जी, आपका 0.2, ठीक है, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6। अच्छा वेरी नाइस, क्या हो गया मेरा, यहाँ हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर -19। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो गया 0.125 इंटू 10 के पावर 19। एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ घटेगा, तो क्या होगा 1.25 गुना 10 के पावर 18। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उत्तर क्या होगा, ए नंबर। देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, Q बराबर आई टी, Q बराबर एन ई, एन बराबर आई टी बटा ई, इस सूत्र का यूज करके तब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब कह रहा है 1 किलोवाट डैश के बराबर होता है। साहब जी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, इतना तो आप समझ गए। अब रही बात एचपी की, तो अब मामला यहाँ पर बहुत ही सीरियस हो जाता है। यदि आप लोग क्या करिएगा, यदि आप मीट्रिक में लेते हैं तो मीट्रिक में जाते हैं तो क्या होता है 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है। अगर आप ब्रिटिश की बात करते हैं तो वहाँ मेरा 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। क्या होता है 746 वाट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लें कि यदि हम किसके बिहाफ में जाते हैं, जल्दी बताइएगा। तो जब 1 किलोवाट बराबर 1000 है ना, 1 HP बराबर इतना वाट, तो मेरा वाटेज HP से कम हो रहा है ना,
तो हम लोग अगर एचपी में जाएंगे तो मान मेरा बढ़ जाएगा ना। तो आप क्या करिएगा, हम 735 में 1000 में क्या करें, 735.5 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 1000 में 735.5 से डिवाइड करते हैं तो पहला केस में देख लीजिए कितना मिल रहा है। मेरा पहला केस में आपका 1000 डिवाइडेड बाय 735.5 1 पॉइंट कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1.36। इसमें कितना 1.34 हो रहा है। यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि हमारी 1 किलोवाट जो है 1.34 एचपी के क्या हो रही है, बराबर हो रही है। यानी आपका एचपी जो है वह ज़्यादा होगा देन वह किलोवाट के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हमारी उत्तर यहाँ क्या हो जाएगी, 1.34 एचपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1.34 एचपी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विकास जी, आप तो काफ़ी मेहनती और विद्वान छात्र हैं, आपकी विद्वता को मैं बार बार नमन करता हूँ, लेकिन आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि पीडीएफ जो है यह आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सेशन 1 है, उस पर यह पीडीएफ भी उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी है जहाँ आप अनलिमिटेड बार टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करा के प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट। अब जब फ्लक्स से मेरा अल्टरनेटिंग है तो नेचुरली आपकी क्या होगी हमारी साहब, जब फ्लक्स ही अल्टरनेटिंग है तो हमारा एडी करंट तो वहां पर लॉस होगा ही होगा, लेकिन वह एडी करंट क्या करेगा, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं, क्या होता है, एक्सेसिव हीट उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो मेजर लॉसेस हैं वह आपका किसके वजह से होती हैं, मेरी मेजर लॉसेस जो होती हैं वह आप ध्यान रख लीजिएगा आपके वाइंडिंग के कारण यानी कॉपर लॉसेस के कारण होती है। किसके कारण होती हैं, कॉपर लॉसेस के कारण होती हैं। इसलिए यहां पर हम लोग क्या किए हुए रहते हैं, पहले से ही थीन लैमिनेशन हम करके रखे होते हैं, और थीन लैमिनेशन होने के कारण मेरी एडी करंट के कारण होने वाली लॉसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। पतला लैमिनेशन की वजह से एडी करंट के कारण होने वाली लॉस हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर स्टार्ट करने के लिए किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार बताइए। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर यूज होता है वह रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज होता है, क्योंकि हम इसके रोटर में क्या करते हैं साहब, 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करके एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ने में हम लोग सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका CFS लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, और हम लोग बड़े आराम से इसके रोटर में क्या करते हैं, अलग से 3 रजिस्टर जोड़ते हैं। इनसे हमको कई फायदा होता है। पहला तो मेरा साहब स्टार्टिंग करंट IST कम हो जाती है, दूसरा मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, तीसरा मेरा क्या होता है तो स्पीड कंट्रोल भी आपका बढ़िया हो जाता है, और चौथा हमारा क्या फायदा होता है तो मेरी पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर जाती है। इतने सारे फायदे हमको किससे होते हैं, आपका साहब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हुआ करते हैं, इस तरह के व्यवस्था से। और बाकी यह तीनों हम लोग स्क्वायरल केज में यूज करते हैं। ये तीनों हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्क्वायरल केज में। स्क्वायरल केज का जो रोटर है वह दोनों तरफ से आपका क्या होता है, शॉर्टेड होता है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना संभव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है करंट ट्रांसफर का उपयोग है। तो करंट ट्रांसफर में किसका उपयोग होता है, आप यहां देख लीजिए तस्वीर, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी में, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है। हम लोग 3 से 5 एम्पियर का मीटर कहां लगाते हैं साहब, तो सेकेंडरी में लगाते हैं। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसको ग्राउंड से भी कनेक्ट किया जाता है, यानी स्पष्ट है हम सीटी का प्रयोग हाई करंट को मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं साहब, हाई करंट को मेजर करने के लिए
हाई करंट को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा साहब, आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे विद्वान साथियों ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी में V2 तो बढ़ती है लेकिन I2 मेरी कम हो जाती है, जिसके कारण हम बड़ी आसानी से CT को मापने में सक्षम होते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी कीमत पर इसका सेकेंडरी कभी खुला नहीं होना चाहिए। हमेशा इसका सेकेंडरी क्या होना चाहिए, हमेशा इसका सेकेंडरी साहब, हमेशा इसका सेकेंडरी आपका और क्लोज्ड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन हो जाएगा तो प्राइमरी वाइंडिंग जलकर राख हो जाएगी, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही वैनिश कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे विद्वान विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचालन के दौरान डीसी का फील्ड खुल जाए, तो डीसी का फील्ड यदि खुल जाता है तो ध्यान रखिएगा, यदि मेरी फील्ड ओपन हो जाती हैं तो नेचुरली ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप सभी को यह जानकारी है। अगर मेरा क्या हो जाए, खुल जाए, तो ऐसी स्थिति मेरे विद्वान साथियों आप सबको मालूम है कि मेरा n समानुपाती किसके होता है, मेरे फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/5 का समानुपाती, यानी फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती। तो फ्लक्स मेरा हो गया 0, तो मेरा n का मान एब्रप्टली क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप ध्यान रखेंगे, खतरनाक ढंग से मशीन क्या करती है, उच्च गति को साहब प्राप्त कर लेती है। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लें, सी ले लें। खतरनाक ढंग से उच्च गति को प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि मेरे फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती आपकी क्या होती हैं, हमारी गति होती हैं। फ्लक्स के घटने से स्पीड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फ्लक्स के बढ़ने से स्पीड आपकी क्या हो रही है, घट रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज, देखिए सीरीज जनरेटर जो है ना, इसका जनरेटर के रूप में प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, इसका मोटर के रूप में क्या होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका क्या होता है साथियों, मोटर के रूप में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, खास करके स्टार्टिंग टॉर्क उच्च है। इन सभी कारणों से हम इसका विशेष क्या करते हैं, इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। मेरे विद्वान साथियों अब यहां पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिएगा कि इसमें समस्या क्या होती है, जो इसका प्रयोग हम लोग ना के बराबर करते हैं। तो समस्या होती है, जैसे जैसे लोड बदलता जाता है उसके साथ साथ इसकी क्या होती है, आउटपुट में भी वेरिएशन होता जाता है। तो इतना वेरिएशन वाला जनरेटर हमारे लिए किसी काम का बहुत उपयोगी साबित नहीं होता। हम वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कभी भी उचित नहीं समझते हैं। वोल्टेज हमारी कांस्टेंट हो और उसी का एप्लीकेशन हमारे उपकरणों के लिए भी और हमारे अपने लिए भी क्या होता है, बेहतर होता है। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का उच्च होना, ये हमारी पूरी क्षमता को प्रभावित करता है, हमारे उपकरण के लाइफ स्पैन को क्या करता है साहब, डैमेज करता है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में देना है। नौजवानों कह रहा, दिष्ट धारा जनरेटर में चुंबकीय और यांत्रिक हानि को एक साथ मिला दिया जाए तो मैकेनिकल और मेरी मैग्नेटिक लॉसेज जब एक साथ मिल जाती है, क्या कहते हैं साहब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सभी विद्वान इसका स्पष्ट जवाब देने में क्या है, सक्षम है। इसे हम लोग स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, इसे हम लोग स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्ण लॉसेस। इसी को कहा जाएगा स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया मेरे विद्वान विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो क्या इंडिकेट होता है, फ्लोरेसेंट लैंप है, खाली यहीं पर रोशनी यहीं पर हो रहा है, बीच में पूरा आपका क्या है, काला है, बीच में आपका पूरा क्या है, ये कालापन है। इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो इससे कहीं न कहीं ये साबित हो जाता है कि ऐसी परेशानियां हमारे शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर के कारण हुई है। दो तरह का स्टार्टर यूज करते हैं हम लोग। एक आपका होता है, क्या होता है, एक होता है ग्लो टाइप स्टार्टर और दूसरा होता है थर्मल स्टार्टर। एक क्या होता है, ग्लो टाइप स्टार्टर और दूसरा आपका होता है थर्मल स्टार्टर। ठीक है, हालांकि थर्मल स्टार्टर एक प्रकार का स्लो स्टार्टर है। इसका मेन काम है साहब डिस्चार्जिंग, इसका मेन काम है गैसियस डिस्चार्ज के लिए, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस को करने के लिए, हम सुटेबल वोल्टेज तक की प्राप्ति के लिए क्या करना, व्यवस्था देना। इसलिए एक
20 से 25 बार यह क्या करता है, प्रति सेकंड 20 से 25 बार जो है यह हमारे ट्यूब को ऑन ऑफ करने की कैपेसिटी रखता है। और हमारी गैस अगर ये डैमेज हो जाए तो आयनाइजेशन मेरा नहीं होगा, और जब गैस का आयनाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से क्या हो सकता है, हमारी निश्चित रूप से साथियों प्रॉपर तरीके से हमें रोशनी नहीं मिलेगी। विद्यार्थी ट्यूब जब खराब होगा तो नहीं कोना में जलेगा, नहीं बीच में जलेगा, कहीं भी नहीं जलेगा, ठीक है, नहीं कोना में जलेगा ना बीच में जलेगा, कहीं भी नहीं जलेगा। हल्का हल्का अगर किनारे में जल रहा है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं जल रहा है, कई बार आप हाथ से ऐसे पकड़ते हैं तब जाके हल्का हल्का रोशनी आ जाता है, तो ऐसी परेशानी हो रही है तो इसका मतलब स्टार्टर ही मेरा गड़बड़ है। विद्वान साथियों, जो मेरे साथी अभी हमसे पूछ रहे थे कि पीडीएफ, तो मैं आपको बता दूं यही वो कोर्स है सेशन 1 जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए ट्रेड का टेस्ट है, जिसमें 20 टेस्ट होना है और 150 रुपए में यह टेस्ट आपको मिल रही है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। किस पर? ये वाला एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। इसी बैच में वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा, 20 टेस्ट भी पूरा मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, 20 टेस्ट भी पूरा मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। तो यहीं पर पीडीएफ भी आपको मिल रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। और आप सब लोग इलेक्ट्रिकल ग्रुप की 26 सेट की हमारी जो बुक आई है उसे जरूर परचेज कर ले रुक्मिणी प्रकाशन से। और इसमें 6 हम प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल सेट दिए हुए हैं, उसका डिटेल डिस्कशन है, बाइलिंगुअल में क्वेश्चन है, आंसर हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और हम क्या किए हुए हैं साहब, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोगों ने और क्या किया है, तो 20 मॉडल सेट भी हमने प्रदान किया है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए 7079212121 पर आप कॉल करके 212121 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां 1 है लास्ट में, ठीक है, 212121। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए साहब, अब कह रहा है यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो साहब यूनिवर्सल मोटर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती हैं वह भी हम कहाँ करते हैं, तो पोल फेसेस में हम लोग यहाँ इंस्टॉल करने का काम करते हैं। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमारी कौन सी रिएक्शन को साहब, यह भी आप जानते हैं कि यह जो मेरा है एक टाइप ऑफ क्या है, डीसी सीरीज मशीन है। क्या है यह? टाइप ऑफ डीसी सीरीज मशीन है। तो इस मशीन में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। यानी मेरे मेन फ्लक्स पर ध्यान रखिएगा, मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है फाई एम के ऊपर, मेन पोल फ्लक्स फाई एम के ऊपर जो मेरी आर्मेचर फ्लक्स फाई ए का प्रभाव पड़ता है, यह 2 तरह का प्रभाव होता है। एक आपका डीमैग्नेटाइजिंग होता है, एक क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग, जो इसके मैग्नेटाइजेशन को वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। एक क्या हो गया, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव हो गया। और दूसरा मेरा क्या होता है साहब, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो यह जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है इसमें रास्ता को डिस्टॉर्ट करता है, मेरे फ्लक्स के डायरेक्शन को यह क्या करता है, शिफ्ट करता है, टर्न आउट करता है, एक ही लीडिंग पोल टिप की ओर भेज देता है। और आपका डीमैग्नेटाइजिंग में क्या करता है, वीक करता है, कमजोर करता है, अपोज करता है। इसलिए हम कौन सा जवाब दे दें, इस समस्या से बचने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों, 51 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रभाकर पटेल साहब ने एकदम सही जवाब देने का कष्ट किया है और दिव्या कुमारी जी ने भी सही जवाब देने का कष्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिव्या कुमारी जी आपने तो बी बता दिया है, तो ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 51 का क्या है, सी ही सही उत्तर है। 51 का क्या है, सी ही सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है। तो भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज जो होता है सदैव हम लोग क्या लेते हैं, आरएमएस में लेते हैं। आरएमएस का मान होता है Vm/√2, 0.707 Vm होता है। चाहे आपका आरएमएस हो कि कोई हो, यूनिट तो हमेशा मेरा वोल्ट ही होता है। और यह स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारी क्या होती है, सिंगल फेज की 230 वोल्ट। ये 230 वोल्ट मेरा कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। क्या है, आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कौन सा शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में काम करता है। तो मेरे शुष्क सेल में साहब ये देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, ठीक है।
क्या है आपका MnO2 जो है यह विध्रुवक के रूप में काम कर रहा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यह आपका क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक के रूप में काम कर रहा है। यह हमारी कार्बन की रड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रही है। यह हमारी क्या है साहब, जस्ता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है। बीच में हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें पेस्ट का हमने प्रयोग किया है। क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने पेस्ट का प्रयोग किया है। ये रिचार्जेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं साहब, याद रखिएगा, इसको आप निश्चित रूप से मेरे विद्वान मित्रों इसको आप आवेशित नहीं कर सकते। एक ही बार प्रयोग करिए और खत्म हो जाएगा। एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। साहब कह रहा निम्न में किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक क्षमता हमारी किसकी है, जरा आ जाइए साहब। जनरेटर है, मोटर है, इंडक्शन मोटर है, यहाँ पावर ट्रांसफार्मर है। मेरे विद्वान मित्रों इस प्रश्न का जवाब देना आपको शर्मिंदा करना है। मेरे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। रोटेटिंग पार्ट के नहीं होने के कारण हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण होने वाला लॉस 0 होता है। तो इसमें सबसे अच्छी इफिशिएंसी मेरे ट्रांसफार्मर की ही होगी, 97 से 99 होगी। बाकी इस तीनों की एफिशिएंसी किसी भी हाल में साहब 90% से कम ही होगी। 90 को ऊपर तो पहुंचना इसका बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम राइट आंसर क्या ले लें, ए ले लें। अगला करा डीसी मोटर में फील्ड कॉइल बना होता है, तो मेरी फील्ड कॉइल किस चीज की बनी होती है, तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फील्ड कॉइल हमेशा याद रखना तांबे की, कॉपर की बनी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डैश से उत्पन्न होगी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से उत्पन्न होगी। हमारे थेल्स साहब ने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया था। एबोनाइट की रड को बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं, एबोनाइट की रड को बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं तो हमें उष्मा चार्ज का क्या होता है, सृजन होता है। जाड़े के मौसम में जब बाल को सुखा रहे हो धूप में और इस बाल में कंघा करके तब कागज के टुकड़े को उस कंघा के पास ले जाते हैं, अटैच करते हैं, तब भी क्या होगा साहब, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। और उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप कमर्शियली नहीं कर सकते। सिर्फ चार्ज का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिर्फ चार्ज का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो घर्षण के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई है वह आपकी नेचुरली क्या है साहब, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और आपको याद होगा रेशम के कपड़े को शीशा पर जब रगड़ा जाता है, लेड पर रगड़ा जाता है, तब भी आपकी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का विकास होता है। कह रहा है गिलबर्ट किसकी इकाई है मेरे विद्वान मित्रों, गिलबर्ट जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का क्या है, एमएमएफ का क्या है, यह यूनिट है सीजीएस में। क्या है इसका, सीजीएस में यूनिट है। हालांकि हम जानते हैं एमएमएफ बराबर N × I होता है, जो कि मेरा कहीं न कहीं क्या है, एम्पियर टर्न है, जो कि मेरा क्या है, एम्पियर टर्न है। तो राइट आंसर हम कौन सा दे दें, बी नंबर। पोलराइजेशन डैश का फॉल्ट है, तो पोलराइजेशन कहां पर हो रहा है, किस तरह के सेल में ज्यादा हो रहा है, तो हमारा सिंपल वोल्टिक सेल में, सिंपल वोल्टिक सेल में क्या हो रहा है, यह ज्यादा होने की संभावना रहती है। और वहां पर आपके पॉजिटिव पोल के सापेक्ष क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोल के सापेक्ष क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जमावड़ा हो रहा है, जो वहां प्रतिरोध को बढ़ा रहा है। और जब मेरी प्रतिरोध बढ़ रही है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा और इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। मेरे सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी साहब, डेफिनेटली कम हो जाएगी, है ना। ये समस्याएं हम लोग को झेलनी पड़ती है। हालांकि सब जगह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ हो रहा है, आपके वोल्टिक सेल में हो रहा है। हाइड्रोजन का बुलबुला बनता है और फिर धीरे धीरे सेल आपकी निष्क्रियता की ओर बढ़ जाती है। किस तरह का वाट मीटर सिर्फ एसी पर प्रयोग किया जा रहा है साथियों, सिर्फ हमारा इंडक्शन टाइप का वाट मीटर। हालांकि ये प्राचीन काल का है, आजकल तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। और इस वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं। एक कॉइल हमारी कौन सी है, सीसी है, करंट कॉइल है। दूसरी कॉइल हमारी क्या है, पीसी है, पोटेंशियल कॉइल है। यह पैरेलल में लगा होता है, वोल्टेज के मान को मेजर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी सीसी करंट कॉइल है, यह कहां लगी होती है साहब, हमेशा श्रेणी में लगी होती है। इसका काम होता है धारा के मान को क्या करना, एनालाइज करना, कैलकुलेट करना। ये दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा साहब। मेरा राइट आंसर जो है यहां पर क्या है, तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है। निम्नलिखित में उस विकल्प को चुने जो सैडेड पोल मोटर में पाया जाता है। तो सैडेड पोल मोटर में क्या पाया जाता है साहब, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, डायवर्टर, कैपेसिटर, रोटर, क्या सब है साहब, यहाँ पे सैडिंग क्वाइल होती हैं।
जिस शेडिंग कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का विकास हमें क्या होता है, हो जो रहा है, उसको एक पाथ मिलता है और यह अनसैडेड से सैडेड की तरफ क्या करती है, मेरी फील्ड का मूवमेंट होता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमारी मशीन चल पाती है। हालांकि इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। क्या होती है? इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, मात्र 5 से 35% होती है। बहुत कम क्षमता का यह बनाया भी जाता है। तो यहाँ पर दिक् परिवर्तक नहीं है, कम्यूटेटर नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, यहाँ पर साहब कैपेसिटर भी नहीं है। तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर है? रोटर है साहब, रोटर है साहब, जो कि यहाँ पर स्क्वायरल केज टाइप का है। खिलौने वगैरह में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए साहब कह रहा है जहां डैश आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किया जाता है। जहां कैसी आवृत्ति की आवश्यकता होती है मुझे बताने का कष्ट करें। यह प्रश्न मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आप लोगों की के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। जरा कष्ट कीजिएगा साहब। जहां डैश होता है, जहां क्या होती है, जहां फिक्स फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वहां हम किसका यूज करते हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर का, क्योंकि यह स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, अस्थायित्व को बढ़ाता है। यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। वैसे जगह पर इसका क्या हो जाएगा? यूज किया जाएगा। विद्वान विद्यार्थियों कह रहा अधिक वोल्टता पतन करने वाली युक्ति कौन सा है? किस डिवाइस में सबसे ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होता है? तो विद्यार्थी जी हमेशा ध्यान रखना, मेरा 10,000 ओम से भी ज्यादा किसका रेजिस्टेंस होता है? यूजेटी का, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। इसीलिए साथियों आप सबको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो मेरा होता है ना विद्वान मित्रों प्रतिरोध, वह सबसे ज्यादा कहां पर है? यूजेटी पर है। इसलिए सबसे ज्यादा मेरा वोल्टेज का क्षय भी कहां होगा? यूजेटी पर होगा। इसीलिए हम उत्तर कौन सा ले लेंगे? डी नंबर ले लेंगे विद्वान साथियों। यह सॉटूथ जनरेट करने का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? तो गर्म करने पर मेरी अर्धचालक जो है यह आपकी क्या होती है? मेरी अर्धचालक का कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है साहब? इसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इसका ब्रेक होता है। और इसके ब्रेक होने से क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होती हैं तो धारा का संवहन बहुत बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है। मेरे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मेरी इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं? जंप करने लग जाती हैं। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी। कह रहा वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा क्या कहलाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है साहब 650 से 33,000 के बीच का। तो जरा कोशिश करिएगा साहब, यह मेरी कौन सी वोल्टेज ग्रेडिंग है? यह मेरी हाई वोल्टेज की क्षमता है। क्या है साहब? हाई वोल्टेज है। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे? ए ले लेंगे। चलिए कौन सा अल्टरनेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो है? तो मेरा जो छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो होता है इसका काम ही होता है एक्साइटेशन प्रदान करना। इसका काम ही होता है एक्साइटेशन प्रदान करना। और यह हमारे अल्टरनेटर का फील्ड कॉइल हो या मेरे सिंक्रोनस मोटर का फील्ड कॉइल हो, उसके फील्ड कॉइल को क्या करता है? एक्साइटेशन देने का काम करता है। उसके फील्ड कॉइल को क्या करता है? एक्साइटेशन देने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी अल्टरनेटर में हम लोगों को क्या करना है? डीसी एक्साइटेशन रोटर को देना है। साथ ही साथ साहब आप यह भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें भी डीसी एक्साइटेशन आपको रोटर को देना है, रोटर के फील्ड वाइंडिंग को देना है। इतना ही नहीं, आप यह भी ध्यान रखेंगे मेरे विद्वान मित्रों कि आपका जो डीसी, आपका जो साहब सिंक्रोनस मोटर होता है वह डबली एक्साइटेड होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। बड़ा झमेला उसमें होता है। स्टेटर को भी 3 फेज एसी देते हैं और रोटर को भी हम लोग क्या करते हैं साहब? डीसी देने का काम करते हैं। सो वी आर गोइंग विथ द ऑप्शन नंबर ए। चलिए विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा। हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस अगर अच्छा खासा है, ज्यादा है, तो झटका हमको कम लगेगा। जैसे आप सूखा मौसम है, गर्मी का मौसम है, शरीर सूखा है तो झटका थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर शरीर गीला है, स्नान करके आए हैं, भींगा हुआ शरीर है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा साथियों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा मेरे विद्वान मित्रों कि बड़े ही आराम से, ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? बड़े ही आराम से हम झटके के शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झटके के शिकार हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। संजय जी
हम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी किसी भी चीज से कोई विशेष चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये दुनिया जैसी है वो वैसी ही रहेगी। आप मेहनत करके जगह पर पहुंच जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए दुनिया के हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलना है, ठीक है कि नहीं। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने सामर्थ्य, अपनी ईमानदारी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। कोई चिंता की बात नहीं है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। नदी के दोनों किनारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। इस बात को कभी भी मन में हमेशा बिठा कर रखना है, कभी इस बात को भूलना नहीं है, समझ गए। सब दिन एक जैसा नहीं होता है, दिन बदलता है, परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा सवाल है साहब, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, व्यक्ति को नुकसान उतना कम होगा। क्या होगा साहब? नुकसान उतना कम होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 एम्पियर 230 वोल्ट सप्लाई स्रोत से जुड़े विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होती है? क्वेश्चन तो बड़ा कष्टदायक महसूस हो रहा है। वोल्टेज मेरा 230 वोल्ट दे दिया है, करंट मेरी 10 एम्पियर दे दिया है, आपसे कह रहा सरकार पावर। तो जरा कोशिश करके बताइए ना, कोशिश कीजिए आप लोग। सीधा क्या होता है? V इंटू आई होता है। V 230 है, I मेरा 10 है, 2300 वाट आपका हो गया है ना। और उत्तर भी मेरा 2300 दिया है। ए नंबर ऑप्शन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ए नंबर ऑप्शन ले लीजिए। बिल्कुल साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे साथीगण हैं, विद्यार्थी हैं, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान शिव से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब की मेहनत साकार हो। जो भी छात्र असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी में लगे हैं, वह सब लोग निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। जिनकी मेधा है, जिनकी क्षमता है, उसका सही परिचय, उसका सही पुरस्कार उसको मिले। जो बच्चे BSPSL के लिए लगे हुए हैं लंबे समय से, उन बच्चों को भी एग्जामिनेशन अप्रैल में हो जाए, ये मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। और उम्मीद भी है कि अगर 15 तक टेंडर क्लियर हो जाता है मार्च में, तो अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग अभी जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का समय है, उसमें आप लोग लगे रहिए, अनवरत मेहनत करते रहिए। अपने मेहनत को कम मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए। जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे, एकदम सफलता प्राप्त करेंगे, कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपकी मेहनत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जब मेहनत आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आप मेहनत का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो रिजल्ट आपका साथ कैसे छोड़ सकती है? उसको तो मजबूर होकर आपके कदमों में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एकदम लक्ष्मी जी चिंता मत करिए, है ना। आपका नाम ही लक्ष्मी है, तो बरसात लक्ष्मी जी की कृपा तो होनी ही है। और उसमें भी आज महाशिवरात्रि है, तो कोई रोक सकता है सफल होने में? जी एकदम सफलता मिलेगी, है कि नहीं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना। इसलिए घबराना नहीं है, मंजिल भी मिलेगी, मिलने मिलने का मजा भी आएगा, समझे कि नहीं। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक, जो आपको बहुत मददगार साबित होगा असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जामिनेशन में। इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी की बुक है, काफी बेहतर जो है आपकी क्या हो जाएगी, बेनिफिट इस एग्जाम में देगी। और बहुत ज्यादा आप समझ लीजिएगा, सिलेक्शन के लिए काफी रोल प्ले करेगा। डीजल वालों के लिए, हीटर मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक के लिए ऑटोमोबाइल का अलग बुक है, और मेरे मैकेनिकल ग्रुप हीटर टर्नर के लिए अलग बुक है। ये सभी बुक जो हैं वो रुक्मिणी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित होती हैं, और ये सब आपको मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है। और आप इस बुक का हेल्प लीजिए और मन से पढ़िए। कह रहा धारिता का विमीय सूत्र, प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। अब यहां ध्यान देते हैं, धारिता का विमीय सूत्र हमारा क्या होता है। देखिए एमपी लाइनमैन में अभी जो पढ़ाई हो रही है ना, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ये एमपी लाइनमैन में 100% फायदा पहुंचा रहा है। क्या है?
एमपी लाइन में भी क्या हो रहा है, 100% फायदा पहुंचा रहा है। चलिए, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, राइट आंसर बताने का कष्ट करिए साहब। हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। Q आपकी क्या है, आवेश है। V आपका क्या है साहब, वर्क बटे चार्ज है। यह क्या है, भी आपका वर्ग बटे चार्ज है। तो अब जरा सा मेरे विद्वान मित्रों, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q को I इंटू टी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और इसको हम लोग वर्क बटा चार्ज लिख सकते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं, I के बदले आप I रख लीजिए और T के बदले आप T रख लीजिए, ये दोनों तो मेरा यही रह गया। और वर्क आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का MLT माइनस 2 होता है, S का L होता है, तो ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाता है। अब जरा देख लीजिए, हम यहाँ क्या कर दिए, ML स्क्वायर T माइनस 2 कर दिए, और Q के बदले में फिर मेरा क्या हो गया, Q के बदले में फिर मेरा क्या हो गया, I इंटू टी हो गया। ठीक है, आप I या A दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये जब ऊपर चला गया तो I का स्क्वायर T का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और नीचे ML स्क्वायर T माइनस 2 है, तो M को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो M माइनस 1 हो जाएगा, L माइनस 2 हो जाएगा, T के पावर ये भी 2 और ऊपर भी 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारा हो जाएगा M माइनस 1, L के पावर कितना साहब, माइनस 2, ठीक है, और T के पावर कितना साहब, 4, और A के पावर कितना साहब, एम्पियर, तो A के पावर कितना साहब, 2। तो हम लोग I जो है एम्पियर, उसके बदले में हमने A ले लिया है, तो M माइनस 1, L माइनस 2, T के पावर 4, A के पावर 2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थी जी, इस बार BSPSL का टेस्ट सैटरडे को शाम 7 बजे से आयोजित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सभी साथियों, इस बार BSPSL का टेस्ट शनिवार को 7 बजे आयोजित होगा, क्योंकि शनिवार को BSPSL का टेस्ट आयोजित हो रहा है। पिछले शनिवार कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हुआ था, इस बार 100% क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए शुभांगी जी, ऐसा है कि पढ़ाई में मन तो लगाना पड़ेगा, और अभी तो एग्जाम का समय आ गया है। आप BSPSL की तैयारी में लगी हैं तब भी आपके लिए आवश्यक है कि पढ़ाई पर ध्यान देना, ALP में लगी हैं तब भी आवश्यक है पढ़ाई पर ध्यान देना। मन हमेशा हमारा विचलित होता है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया है वही असली विजेता होता है। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को क्या करिए, एक्सटर्नल चीजें, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। सोशल मीडिया देखिएगा तो 75 तरह का चीज दिमाग में आएगा। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, कंसंट्रेट करिए, ठीक है, आत्मचिंतन करिए और पढ़ाई पर लग जाए। यही आपका सहारा बनेगा, यही आपका जीवन बदलेगा, और कुछ भी नहीं। आइए अगला प्रश्न है, निम्न संयोजन की तुल्यांकित धारिका बताइए। साहब जी 12 और 6 हमारा कैसे है, सीरीज में है, तो 12 6 का पहले हम कर लें, 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6 हो गया, तो 12 गुना 6 बटे आपका 18 हो गया, है ना, क्षेत्रीय 18, 3 चौके 12 यानी 4 फैराड आ गया। अब का सिचुएशन में क्या आ गया, मेरा 8 और मेरा 4 ये दोनों आपका पैरेलल में आ गया, तो 8 और 4 का क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 बराबर 12 फैराड हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हो गया, सी। पैरेलल में जोड़ देंगे और सीरीज में पैरेलल जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, मामला इसमें ऐसा होता है। अगला कह रहा 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में 4 पोल के अल्टरनेटर की रोटर की गति है, तो साहब जी मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे दिया है, अब पोल मेरा 4 दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है अल्टरनेटर है तो उसकी गति हमेशा ns होती है, 120 f बाय आपका p हो गया, तो 120 गुना 50 अब बटे p मेरा क्या है 4, सिंप्लीफाई कर लीजिए साहब, आपका क्या हो गया 6000 बटे 4, दैट बिकम्स 1500 rpm। इस तरह का एक क्वेश्चन तो LP में गारंटी है कि आएगा ही आएगा साथियों, ठीक है, 1500 rpm। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साहब, निम्न परिपथ में प्रतिरोध R का मान हमें बताने की कृपा कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ है 70 वोल्ट, ये मेरा नोड है, इसका वोल्टेज V मान लीजिए, तो V माइनस 70, V माइनस 70 क्या हो गया, V माइनस 70 अब बटे 5,
प्लस आपका क्या हो गया V/7, प्लस आपका 2 एम्पीयर उधर जा रहा है, क्या हो रहा है मेरा 2 एम्पीयर उस साइड जा रहा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अब जरा मुझे बताने की कृपा करिए, +2 बराबर क्या लिख दें, 0 लिख दें। इसी को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा मान देखिए क्या आ जाएगा। विद्यार्थी जी कष्ट करिए जरा सा, अब हमारा क्या हो जाएगा, आपका -2 उधर कर देते हैं, तो इस साइड हमारा उधर -2 कर दीजिए, इस साइड 7 × 5 = 35 हो गया, इधर आपका 7 भी है ना, 7 भी, अब माइनस आपका कितना 7 × 7 = 49, 490, कितना आ गया -490। अब प्लस आपका फिर 7 × 5 = 35, तो 5 भी। अब आइए ये क्या हो गया 7 × 5 = 12 भी, क्या हो गया साहब 7 × 5 = 12 भी -490 बराबर -70, ठीक है। अब 12 भी बराबर ले जाइएगा, -70 + 490 कर दीजिए तो 420 आ गया, 12 भी बराबर 420, भी बराबर 420/12। अब जरा सिंप्लीफाई करिए, 420/12 हो गया, ठीक है, नहीं भी बराबर क्या हो गया 420/12। तो जरा सा बताइए तो 420/12 मेरा कितना आ गया, कैलकुलेट करके फटाफट, 420/12 35 आ गया, कितना आ गया ये 35 आ गया। तो अब जब मेरा भी 35 आ गया तो ये RN हमसे पूछा है, तो मेरे पास भी है 35 वोल्ट, R हमको निकालना है, I इसमें कितना है 2 एम्पियर है, तो यहाँ से R बराबर V/I करके 35/2 करके 17 आपका 5 ओम नहीं आ जाएगा, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 17.5 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी इसको जरा सा कवर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला कह रहा है 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर का करंट ले जा रहा है, तो वोल्टेज बता दीजिए। तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, V बराबर I × R होता है, I आपका कितना है 2 एम्पियर है, ये 33 है, क्या हो जाएगा 66 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है, तो सिंक्रोनस मोटर हम जानते हैं अगर आपकी क्या हो जाए, सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड हो, क्या हो साहब ओवर एक्साइटेड हो और नो लोड पर संचालित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती हैं, यह सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती हैं, और सिंक्रोनस कंडेंसर बनती हैं तो हमें क्या करती हैं, लीडिंग पावर फैक्टर प्रदान करती हैं, साथ ही साथ हमारे वोल्टेज रेगुलेशन को भी सुधारने का काम करती है, इसको भी बेहतर बनाने का काम करती है। तो मेरा राइट आंसर बताइए, सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ हो जाएगा इस परिस्थिति में, तो कम गति पर यह उच्च दक्षता देती है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग सैलियन पोल टाइप का क्या करते हैं, इसमें हम लोग सैलियन पोल टाइप का रोटर जो है वह प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या करते हैं सैलियन पोल टाइप का रोटर प्रयोग कर रहे होते हैं। आइए विद्वान मित्रों अगला प्रश्न है, दिए गए आउटपुट और गति के लिए यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में डैश की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की तुलना में निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर क्या है, निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मेरा जो मशीन है, यह मशीन आपका कैसा है साहब, AC और DC दोनों पर संचालित होने वाला मशीन है, इसकी इफिशिएंसी भी अच्छी होती है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात अगर करें तो इसका क्या होता है साथियों, तो इसका जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम लोग साहब इसका इस्तेमाल करते हैं आपका मिक्सर में, ग्राइंडर में, हैंड टूल्स में, ड्रिल मशीन में, इन सारे जगहों पर करते हैं। इसका टॉर्क भी क्या होता है, अति उच्च होता है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर कोर हो, चाहे मेरे मशीन के आर्मेचर का कोर हो, किसी भी डिवाइस का कोर हो, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, इसका जो कोर है, लेमिनेशंस जब भी की जाती है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या होता है साहब? इसका उद्देश्य होता है एडी करंट लॉस को क्या करना? कम करना। तो अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करके हम हिस्टेरिसिस को कम करते हैं। अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का यूज करके हिस्टेरिसिस को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। और साहब जी लेमिनेशन थीन करके एडी करंट को कम करते हैं। इसीलिए याद रखना, मेरी पी क्या होती है? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये लेमिनेशन का थिकनेस जो होता है वह 0.35 से लेकर 0.5 mm का होता है। 0.35 हम 50 हर्ट्ज के रेंज में करेंगे, सॉरी 0.35 हम लोग करेंगे, 0.35 हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर करेंगे और 0.5 हम लोग 25 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले संरचना के लिए करेंगे। ये ध्यान रखना, 0.35 mm रहेगा थिकनेस, किसके लिए? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर। आज 25 हर्ट्ज पर कितना हो जाएगा? 0.5 हमारा थिकनेस हो जाएगा। चलिए क्रिएटर साहब, बिलासपुर जोन में ओबीसी में 42 हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए। हम लोग तो प्रायः इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो भी छात्र 40+ हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है ना? तो आप पॉजिटिव रहिए, बस इंतजार जैसे ही खत्म होता है, दूध का दूध और पानी का पानी आ ही जाएगा, ठीक है? अब रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल तो हम लोग भी विभाग से पूछ रहे हैं। और आज तो ट्विटर कैंपेन भी 11 बजे रखा गया है, रिलीज एएलपी CBT 1 रिजल्ट। ट्विटर कैंपेन भी आज रखा गया है, रिजल्ट के लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है। रिजल्ट से पहले इसने परीक्षा का संचालन का पूरा विवरण प्रदान कर दिया है। ये तो चिंता का विषय है ही, इसीलिए आप सब लोग ट्विटर में भी भाग लीजिए और जरूर कैंपेन करने का प्रयास करिए साहब, ठीक है? ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रीशियन का बुक आ चुका है सेट मारने के लिए। अमन जी, ये रही बुक हमारी, सेट मारने के लिए हमारी बुक मार्केट में उपलब्ध है और आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। उस बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए ये रही बुक आपके सामने। यही है सेट बुक, 26 सेट का, 75 क्वेश्चन, 26 सेट, और एवरी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं और काफी डिटेल में विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस बुक को आप ले सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी 707079212121 पर आपको प्राप्त हो जाएगी। यही बुक को लेकर के आप बहुत फायदा आपको करेगा, इसकी मदद से आप निश्चित सफलता पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।